अरे बच्चों, अब हम आ गए हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 पे, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों, 10th क्लास के अंदर हमने एक चैप्टर किया था जिसका नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। उसी का कंटिन्यूएशन है ये चैप्टर, और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर के मीनिंग को समझते हैं। इसका टाइटल जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों, मैग्नेटिज्म का लेना देना मैग्नेट से है, ये हम जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आए हैं। इस चैप्टर में हम क्या अलग पढ़ने वाले हैं? क्या मैग्नेटिज्म को चार्ज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या मैग्नेटिज्म मूविंग चार्जेस से पैदा किया जा सकता है? अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि मान लीजिए हमारे पास किसी भी तरीके का कोई मैग्नेट है, लेट्स से बार मैग्नेट। तो उसके दो पोल्स होते हैं और वो अपने आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लेता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू दिखाते हैं। ये काम, कौन सा काम? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेना। क्या मूविंग चार्जेस भी कर सकते हैं? शायद पॉसिबल हो, क्योंकि बच्चों हम पहले दो चैप्टर में ये तो पढ़ चुके हैं कि चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू दिखाते हैं। क्या चार्ज अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप कर लेगा? ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, ये चैप्टर पूरा का पूरा डेडिकेटेड है उस मैग्नेटिक फील्ड को जो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं। इस चीज की शुरुआत कैसे हुई थी, आइए देखते हैं। बच्चों, 18th सेंचुरी के आसपास, अराउंड 1820, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओएस्टर्ड। तो इन साइंटिस्ट ने ये देखा कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास यदि एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक नीडल रख दी जाए, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक नीडल अगर रख दी जाए तो वो डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कई बार रिपीट करके देखा, आसपास देखा कहीं कोई मैग्नेट तो नहीं पड़ी, नहीं थी। कोई भी करंट कैरिंग वायर के आसपास जब भी वो मैग्नेटिक नीडल रखते तो वो डिफ्लेक्ट करने लग जाती। और ये बात पक्की है बच्चों, कोई भी मैग्नेटिक नीडल केवल मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफ्लेक्ट करवाई जा सकती है। तो वहां से ये पॉइंट निकल के आया कि कहीं ना कहीं वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। क्या ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड था? उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। उन्होंने करंट को बंद कर दिया, सिंपल एक प्लेन वायर रख दी, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। करंट ऑन कर दिया तो डिफ्लेक्शन आने लगा। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, है ना। पहले मान लीजिए इस तरफ थे, अब इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई नीडल। दैट मीन्स कहीं ना कहीं किसी कंडक्टर में अगर कोई करंट जा रहा है तो वो करंट मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकता है। यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में बहुत ही क्लोज लिंक है। और करंट को हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और अभी हम चैप्टर 4 में मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स की जो ये ब्रांच है बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक दूसरे पे डिपेंड करके दिखाती है कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पैदा कर सकती है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का इंटरडिपेंडेंस। आगे चल के पढ़ेंगे हम बच्चों कि मैग्नेटिज्म फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकता है। सो ग्रेजुअली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ डेफिनेट, अगर हमारे पास करंट कैरिंग पैटर्न आ जाएं, जैसे कि आप 10th में पढ़ के आए हो, सोलेनॉइड है, वो किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। सोलेनॉइड को गोल करके अगर एक दूसरी शेप दे दी जाए जिसको टोरॉइड कहते हैं, वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। क्या हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं कि एक स्ट्रेट वायर है, उसके आसपास लेफ्ट या राइट कितना मैग्नेटिक फील्ड निकल सकता है, किस पे डिपेंड कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। इस पूरे चैप्टर का जो रूट कॉज है वो है करंट का मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर पाना। आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था वैसे इसको भी किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों? मैग्नेटिज्म पैदा करने वाला सोर्स। एक बार मैग्नेट हो सकती है, किसी भी शेप की कोई और मैग्नेट हो सकती है, या अभी अभी जैसे हमने जाना कोई भी वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो हो सकती है। ये मैग्नेटिज्म का सोर्स है। तो बच्चों, कोई भी मैग्नेटिज्म का सोर्स ले लिया जाए, वो अपने आसपास
कितने एरिया में, कितने स्पेस में अपना इन्फ्लुएंस सेटअप कर सकता है, कितने स्पेस में उसकी फोर्स फील की जा सकती है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. सो इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर in which a magnetic force can be felt or experienced. और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों थियोरेटिकली इन्फिनिटी तक फैला होता है. जितना मैग्नेट के पास रहेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हम क्लास 10th में पढ़ के आए हैं. जितना दूर जाएंगे उतना वीक होता जाएगा, बिल्कुल इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो नेग्लिजिबल होने लगेगा. सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अ मैग्नेट, जिसमें उसका एक मैग्नेटिक फोर्स फील किया जा सकता है. बच्चों जैसे हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रॉपर्टीज आएंगी. लगभग सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं. एक पॉइंट और देख लेते हैं बच्चों. जिस तरीके से एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है, उसी तरीके से अगर एक मूविंग चार्ज ले लिया जाए, मूव कर रहा है, जिसको हम करंट कहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है. अभी जैसे हमने देखा चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म डायरेक्टली डिपेंडेंट है. ध्यान रखना है बच्चों, अगर चार्ज रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी एस्टैब्लिश कर लेगा. इस फैक्ट को आपने ध्यान रखना है पूरे चैप्टर में. नेक्स्ट पॉइंट, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल सही. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको डिनोट किया जाता है बी वेक्टर से. इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता था. यानी एक जगह पे अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो टोटल कैसे निकालें? सबका वेक्टर सम कर दीजिए. मैग्नेटिक फील्ड भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स क्या होती थी? प्राइमरली हम पढ़ते थे न्यूटन पर कूलम, है ना. ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू से इसको निकाला जाता था. इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की भी यूनिट्स हैं. प्राइमरली हम पढ़ेंगे टेस्ला. निकोला टेस्ला को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने इसकी यूनिट निकाली है टेस्ला. इसके अलावा इसकी यूनिट गॉस भी होती है. सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. आइए बच्चों आप देखते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा है, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाता है, किस तरीके से चार्जेस को इन्फ्लुएंस करता है. सिंपल एक मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेट से आ रहा है तो वो प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ते हुए आए हैं. जैसे कि अगर ऐसे कि यहाँ पर कोई लाइक पोल ला के रख दें तो उनको रिपल्शन फेस होगी, एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी जो रिपेल करेगी. दूसरा पोल ले आए, अनलाइक पोल ले आए तो अट्रैक्शन हो जाएगी. इसी तरह की कुछ प्रॉपर्टीज वो वाला मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाता है जो करंट कैरिंग वायर से आया है. आइए देखते हैं बच्चों. काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई. क्या कि मान लीजिए हमारे पास अगर कोई वायर है तो ये वायर अपने आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लेगी. कहाँ तक फैला होगा? इन्फिनिटी तक फैला होगा. उसकी शेप एग्जैक्टली कैसी होगी, क्या फॉर्मूला होगा, वो सब बाद में देखेंगे. अब ये मान लेते हैं कि कोई वायर है, उसने अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लिया है. तो हमने क्या किया बच्चों, यहां पर एक चार्ज लाके छोड़ दिया. एक चार्ज लाके छोड़ दिया. क्यों कर रहे हैं ऐसा? बच्चों वही चीज जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी. हमने क्या डेफिनेशन दी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज. तो टेस्ट चार्ज को एक्सपीरियंस कराने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया था और ये देखा था कि ये टेस्ट चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही मेजर होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का. सेम चीज बच्चों हमने यहाँ पे करनी चाहिए. हमने एक चार्ज लाके यहाँ रख दिया और हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड छा गया है यहाँ पे, ये इस चार्ज पे फोर्स लगाता है बच्चों. और वो जो फोर्स है वो कैसी निकली? वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ चार्ज निकली. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग ये मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा. मान लिया. दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या निकली? ये वाला चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड की खुद की स्ट्रेंथ के. यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है, ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा चार्ज पे फोर्स लगाएगा. ये एक ऑब्वियस बात है.
थर्ड जो ऑब्जर्वेशन निकल के आई वो क्या थी कि ये चार्ज सिर्फ तब तक ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है बच्चों जब तक कि ये मूव कर रहा है, जब तक कि ये मूव कर रहा है। अगर आप इस चार्ज को यहां ले जाके सिर्फ रेस्ट पे छोड़ दें तो ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। यानी कहीं ना कहीं ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है वो इस चार्ज की मूवमेंट पे, इस चार्ज की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया। तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है बच्चों। इन सारे पॉइंट्स को जब कंबाइन किया गया तो हमारे पास एक फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आया जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन। आइए देखते हैं क्या मतलब है इसका। बच्चों एक डच साइंटिस्ट होते थे जिनका नाम था एंटून लॉरेंट्स। उन्होंने ये सारी ऑब्जर्वेशन नोट की जो मैंने अभी डिस्कस की। आइए उसको एक सिंपल सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ये मान लेते हैं कि हमारी जेड डायरेक्शन है और ये जो प्लेन से बाहर आ रही है ये मान लेते हैं कि हमारी वाई डायरेक्शन है। अब उन्होंने क्या किया, एक पार्टिकल क्यू को, चार्ज पार्टिकल क्यू को किसी वी वेलोसिटी से लॉन्च कर दिया और वो वी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाई हुई थी। तो उन्होंने केयरफुली नोट किया कि इस चार्ज पार्टिकल पे जिसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है वी वेलोसिटी से, उस पे जो फोर्स लग रही है दैट इज, जो भी अभी हमने डिस्कस किया बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वायर की वजह से भी हो सकता है, मैग्नेट की वजह से भी हो सकता है, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी टू बी प्रिसाइज। तो खाली वेलोसिटी पे नहीं, वेलोसिटी के साइन कंपोनेंट को। यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल आपने छोड़ा है इसका साइन कंपोनेंट कौन सा होगा, जो ये तो देखो कॉस हो जाएगा, साइन कौन सा होगा, जो वाई की तरफ होगा, यानी जो बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका वो कंपोनेंट जो फील्ड के अलोंग है यानी कॉस वाला, वो कोई भी फोर्स महसूस नहीं करता, लेकिन वो कंपोनेंट जो साइन वाला है वो फोर्स महसूस कराने में कंट्रीब्यूट करता है। वो कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स फील होगी। इन सभी को जब कंबाइन करेंगे बच्चों तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। कांस्टेंट आएगा, एक्सपेरिमेंटली कांस्टेंट 1 आया। और अगर आप इसको वेक्टोरियली लिखें, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है, साइन थीटा स्केलर है, तो ये हमारे पास निकल के आया v क्रॉस p। कैसे निकल के आया बच्चों, यहां तक तो सही है, स्केलर डेफिनेशन है, फिजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब हमने देखा इस एक्सप्रेशन में दो वेक्टर है, एक v है और एक b है। अब v और b के हिसाब से हमने देखा कि फोर्स किधर लग रही है। रियलिटी में ऑब्जर्व किया कि भी चार्ज पे फलानी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो वो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसको जस्टिफाई करने के लिए कि उसकी डायरेक्शन किसी तरह इन दोनों वेक्टर से निकल जाए, हमने इसको क्रॉस की फॉर्म में लिख दिया। तो b क्रॉस v क्यों नहीं हुआ, क्योंकि b क्रॉस v से जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही थी वो यहां से मैच नहीं कर रही थी। तो जब आप v क्रॉस b करेंगे, आप देखिए v क्रॉस b अगर हम करें, रियलिटी में क्या हुआ, ये चार्ज जब ऐसे प्रोजेक्ट किया गया तो y डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ मूव करने लगा। आपने तो इसे एक्स और जेड प्लेन में छोड़ा था, ऐसे छोड़ा था, और ये धीरे धीरे ऊपर आने लगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो अगर हम v क्रॉस b से देखने की कोशिश करें, राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं बच्चों, पहले वेक्टर से होते हुए दूसरे की तरफ जाना है। तो पहला वेक्टर ऐसे है, पहले से होते हुए आपको दूसरे की तरफ जाना है। तो जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन अकॉर्डिंगली मैच कर जाएगी। इसको हम बच्चों इस टूल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस है और वो जेड एक्सिस है। तो आपने जो चार्ज को छोड़ा है बच्चों, ये जो चार्ज को छोड़ा गया है ये वाई और एक्स के प्लेन में छोड़ा गया है। ये चार्ज ऐसा भागा है, ऐसा भाग रहा है चार्ज, इन दो डायरेक्शन वाले प्लेन में है, ऐसे इस प्लेन में ऐसे छोड़ा है चार्ज को, है ना। उसको हम बोर्ड पे दिखा नहीं सकते इसलिए ऐसे दिखाना पड़ा। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसको ऐसे छोड़ा है तो पहले वेक्टर से होते हुए दूसरे की तरफ जाएंगे तो फोर्स आ गई जेड डायरेक्शन में। इसी को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझें, ऐसे अगर समझें,
तो ये जो है ये आपका इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड जो बाहर निकल रहा है। ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए चार को, ये हमारा इस तरीके से फील्ड की डायरेक्शन है और चार्ज को हमने ऐसे छोड़ा है विद वेलोसिटी v, मेकिंग एन एंगल थीटा विद दी एक्स एक्सिस। तो बच्चों देखिए फोर्स की डायरेक्शन इस चार्ज पे कैसे निकलेगी, v से होते हुए b की तरफ चाहिए, इस डायरेक्शन में है v से होते हुए b की तरफ, बाहर आ गई z डायरेक्शन में। ऐसे भी समझ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपने 11th क्लास वाला राइट हैंड थंब रूल लगाना है, फोर्स की डायरेक्शन निकल जाएगी। अगर तकलीफ है, कई बच्चों को होगी, अगर तकलीफ है राइट हैंड थंब रूल समझने में, तो हमारे पास एक और रूल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बच्चों? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है आप अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करें। मान लीजिए ये आपकी इंडेक्स फिंगर हो गई, ये आपकी सेंटर फिंगर हो गई और ये आपका थंब हो गया, है ना। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है FBI, है ना। जैसे हमारे यहाँ CBI होती है, यूएस में FBI होती है। तो ये क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन थंब से दिखाएंगे, इसको भूल जाइए, ये आपको निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इंडेक्स फिंगर से, पॉजिटिव चार्ज के भागने की डायरेक्शन, जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा होता है उसी को करंट की डायरेक्शन बोलते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं, अगर इससे करने की कोशिश करें तो कैसी डायरेक्शन निकलेगी। मान लीजिए फील्ड की डायरेक्शन ये थी और चार्ज की डायरेक्शन कुछ भी मान लेते हैं, कुछ और मान लेते हैं, जैसे चार्ज की डायरेक्शन ये है मान लीजिए ऐसे। तो इस केस में इस चार्ज पार्टिकल पे कैसी फोर्स लगने वाली है बच्चों? देखो फील्ड यहां से यहां जा रहा है, चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया हमने। FBI फोर्स निकालनी है, भूल जाइए, FBI, B मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, I मतलब करंट, करंट जिधर पॉजिटिव चार्ज भागा है, यानी ये रही। सो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ करंट, तो हमारा थंब पॉइंट कर रहा है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये चार्ज नीचे चला जाएगा, दब जाएगा, ऐसे घूम जाएगा नीचे, बोर्ड के प्लेन में चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट और वी विल जज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम कहते हैं बच्चों लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। एक और कॉन्सेप्ट होता है लॉरेंट्ज फोर्स का, खाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर आप खाली लॉरेंट्ज फोर्स बोलेंगे तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक ऐसी जगह में छोड़ दिया जाए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस पर दो फोर्स लगेंगे। ये तो आ गई पहले चैप्टर से Q इंटू ई, ये आ गई अभी 4th चैप्टर से QVB साइन थीटा। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो उसको भी लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। खाली इसकी बात करेंगे तो दिस इज लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, इसका कोई अलग से नाम नहीं है, दिस इज जस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसमें बच्चों आप अलग अलग केसेस बना सकते हैं, जैसा कि आप हर डेरिवेशन में करते हैं कि भाई ये फोर्स मैक्सिमम कब हो जाएगी, थीटा जब 0 डिग्री हो जाए या थीटा 90 डिग्री हो जाए, 180 हो जाए, वेलोसिटी कितनी हो जाए। आइए वो सारे स्पेशल केसेस एक बार जल्दी से कर लेते हैं। बच्चों देखो केस नंबर 1, अगर थीटा जो है वो 0 या फिर 180 डिग्री है, यानी हमारा फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल को अगर हम फील्ड के अलोंग ही प्रोजेक्ट कर दें या बिल्कुल उल्टा फील्ड के अगेंस्ट प्रोजेक्ट कर दें तो उसके ऊपर नेट फोर्स लगेगी 0, नो मैग्नेटिक फोर्स, है ना। फॉर्मूले से भी पता लग रहा है थीटा 0 या 180 हो जाएगा तो साइन 0 0, साइन 180 भी 0, सारी फोर्स 0 हो जाएगी। सेकंड केस बच्चों, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है यानी वेलोसिटी 0 हो गई है, अगर वेलोसिटी 0 होगी तो पूरी फोर्स की टर्म 0 हो जाएगी, यानी चार्जेस एट रेस्ट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड केस पे, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो बच्चों साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, है ना, साइन 91 होता है, तो उस टाइम मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगी F max QVB। ऐसा क्यों है बच्चों? देखो हमने कहा था कि जो भी वेलोसिटी हम चार्ज पार्टिकल को देते हैं, मान लीजिए थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो उसका जो कॉस कंपोनेंट है वो फोर्स एक्सपीरियंस कराने में कंट्रीब्यूट नहीं करता। हाँ, जो साइन कंपोनेंट है वो करता है ना, इसीलिए एक्सप्रेशन में भी साइन थीटा आया था। इसका मतलब कॉस कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स कम होती चली जाएगी, है ना। हमारा कंपोनेंट वेस्ट हो रहा है, कॉस वाला कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। लेकिन जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा दैट मीन्स सारा का सारा कंपोनेंट वही रह गया, कॉस कंपोनेंट आया ही नहीं। जब थीटा 90 हो जाएगा देयर विल बी नो कॉस कंपोनेंट, तो सारी की सारी फोर्स
यही कंट्रीब्यूट करेगा, हेंस द फोर्स विल बिकम मैक्सिमम। ऑलराइट, तो बच्चों ये लगभग हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर आप बेसिक डायरेक्शन जज करना या बेसिक न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इसी डेफिनेशन से हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट 1 टेस्ला यूनिट होती है, तो 1 टेस्ला को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है 1 कूलम का, 1 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस करे, 1 मीटर पर सेकंड से जाए, कब, जब थीटा 90 हो जाए, उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड एज 1 टेस्ला। बच्चों 1 टेस्ला जो है ये काफी हाई मैग्नेटिक फील्ड है। टेस्ला इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए हम एक और यूनिट यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, विच इज गॉस। 1 टेस्ला के अंदर 10 टू द पावर 4 गॉस होते हैं। गॉस क्या है? कैपिटल जी। 1 टेस्ला इज 10 टू द पावर 4 गॉस। बच्चों 1 टेस्ला को हम बड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोल रहे हैं? हमारी जो अर्थ है बच्चों, अर्थ का भी अब एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं। पूरी अर्थ का जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो पूरी अर्थ का इतना कम है, 10 टू द पावर -5 टेस्ला। दैट मीन्स 1 टेस्ला तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ऐसी जो आपकी नॉर्मल एक एवरेज बार मैग्नेट होती है, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है 10 टू द पावर -2 टेस्ला। बहुत छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। सो दैट मीन्स 1 टेस्ला इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक वैसे ही जैसे हम बोलते थे कैपेसिटेंस जो है, 1 फराड जो है बहुत बड़ा कैपेसिटेंस होता है, इसीलिए हम माइक्रो फराड और पीको फराड यूज करते थे। ऑलराइट बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस पे बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप एनसीईआरटी या एसएल से या प्रदीप से कर सकते हैं। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।